हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आप सब लोगों को मेरा ऑडियो और वीडियो मिल पा रहा है सही टाइम पर, सही तरीके से? जी नमस्कार, जी नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी। कल तक हमने बहुत कुछ देखा, पेजिंग देखी, एड्रेस कैसे ट्रांसलेट होता है वो देखा। फिर हमने ये देखा कि पेजिंग के कंसेप्ट में हमें दो बार मेन मेमोरी एक्सेस करानी पड़ती है, एक बार का कंटेंट पाने के लिए, एक बार पेज टेबल के लिए और एक बार कंटेंट के लिए। फिर हमने ये देखा कि हमें उसको इंप्रूव करने के लिए एक नया हार्डवेयर लगाने की अनुमति है, दैट इज कॉल्ड एज टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। टीएलबी लगाया, टाइम सेव कर पाए हम, यस। टीएलबी लगाने के बाद जब हमने एक्चुअल में देखा तो टाइम काफ़ी सेव करने को मिला। बट अब हमें ये देखना है आज की क्लास में कि जो टीएलबी है उस पर्टिकुलर टीएलबी में आप एंट्रीज को रखते कैसे हैं, किस तरीके से एंट्री कहां रखाएगी, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जिसे हम मैपिंग कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बेटा अभिषेक सर हैं, जिनको अभी अभी हमने अपॉइंट किया है और वो आपको पढ़ाएंगे। काफ़ी सीनियर टीचर हैं, पिछले 12-13 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे साथ पढ़ाया करते थे एक टाइम पर। पेज फॉल्ट इज इंटरप्ट आईओ इन सीओए। पेज फॉल्ट इज नॉट इंटरप्ट आईओ, पेज फॉल्ट इज इंटरनल इंटरप्ट। आईओ की तरफ से इंटरप्ट नहीं आ रहा है बेटा, इट्स एन इंटरनल इंटरप्ट। एल्गो के लिए आपको 2 से 3 दिन में अनाउंसमेंट मिल जाएगी। एक नए टीचर को हम हायर करके लेके आए हैं, नए मतलब ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म के लिए नए हैं। और आपको मज़ा आएगा उनके साथ पढ़ के, क्योंकि वो उस एक इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं जिस इंस्टीट्यूट में जाने की आप सब लोग इच्छा रखते हैं। सर प्रीवियस टॉपिक के कंसेप्ट भूल जाता हूँ, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है, भूलना ही पड़ेगा। वो तो आपकी मेमोरी जो है वो इतना सब कुछ याद तो रख नहीं पाएगी, रिवीजन करना पड़ता है। अभिषेक सर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, ये वो अभिषेक नहीं है, दूसरे अभिषेक सर हैं। वो अभिषेक शर्मा सर हैं, ये अभिषेक सर दूसरे हैं। वेयर टीएलबी रिसाइड्स, टीएलबी बेटा अलग से एक हार्डवेयर होता है जो कि सीपीयू के पास ही रहता है, सीपीयू की चिप पे ही आप उसे यूजुअली लगाते हैं और वो एमएमयू में होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में। अभिषेक सर एल्गो नहीं लेंगे, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले अभिषेक सर हैं नहीं, वो एल्गो नहीं पढ़ाएंगे। एल्गो पढ़ाने के लिए हमने एक और दूसरे टीचर की अभी अभी अपॉइंटमेंट की है। अभी मीन्स कल ही उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, आज से वो हमें ज्वाइन करेंगे और 2-3 दिन में आपको उनका अनाउंसमेंट मिल जाएगा। टीएलबी इज लाइक अ रजिस्टर, नहीं बेटा उससे बड़ा है। टीएलबी रजिस्टर से बड़ा है थोड़ा। टीएलबी में हम रजिस्टर देखो जो होता है उसमें सिर्फ एक कंटेंट स्टोर कर पाओगे, 32 बिट का या 64 बिट का या 16 बिट का, 8 बिट का, बस एक कंटेंट कोई भी एक रजिस्टर में रहता है। टीएलबी उससे ज्यादा बड़ी होती है, उसमें बहुत सारे कंटेंट आप स्टोर कर सकते हो, काइंड ऑफ ए मेमोरी इट इज। मैं पतला लग रहा हूं? रोज कुछ ना कुछ लगता ही रहता है तुमको तो। चलिए अब समझिए इधर, टीएलबी कैसे एंट्री स्टोर करेगा। तुम्हारी बातों में मैं उलझा रहूंगा तो तुम उलझा ही दोगे। तो इमेजिन करिए आपके पास एक पेज टेबल है, इस पेज टेबल में 8 नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। आप बता सकते हैं किस केस में एक पेज टेबल में 8 एंट्रीज आएंगी, कब एक पेज टेबल में 8 एंट्रीज होती हैं, कैन यू टेल मी? ये 8 एंट्रीज हैं, इसलिए 8 एंट्रीज हैं क्योंकि प्रोसेस में 8 पेजेस हैं। प्रोसेस में 8 पेजेस हुए, उन हर एक 8 पेज की 8 पेज टेबल की एंट्री हमने यहाँ रखी। पेज टेबल की एंट्री में ऑफकोर्स फ्रेम नंबर और जो भी एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं वो होती होंगी।
हैं, जो भी है उसके अंदर की बात हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम यहां चाहते हैं कि ये पेज टेबल की कुछ एंट्रीज टीएलबी में रखाएं। अज्यूम करो कि टीएलबी जो है उसका साइज इतना है कि इसमें आप सिर्फ 4 एंट्रीज रख सकते हो। ऑफ कोर्स पेज टेबल की सारी एंट्रीज तो रखने से रहे, है ना, तो 4 ही एंट्रीज आप रख पाएंगे। अब अगर 4 एंट्रीज ही आप रख पाएंगे तो फिर ये 4 एंट्रीज पहले तो कौन सी होंगी? वही वाली एंट्रीज होंगी जो सीपीयू ने अभी अभी रेफर की होगी। बट इन 4 एंट्रीज को रखोगे कहां? इन 4 एंट्रीज को आप रखोगे कहां? इतनी अच्छी तो आवाज आ रही है यार, लो लो वॉल्यूम कैसे आएगा? अभी भी लो वॉल्यूम है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, तो मैंने कहा ये 4 एंट्रीज कैसे रखेंगे। मान लो मुझे ये पेज टेबल एंट्री ले जानी है 0, तो इसको कहां रखूं मैं? पेज टेबल की पेज नंबर 0 की एंट्री अगर मुझे रखनी है तो उसे कहां रखेंगे? उस पर्टिकुलर एंट्री को अगर आपको टीएलबी में रखना है तो कहां रखेंगे? इसके लिए एक पैटर्न डिसाइड होता है और इस पैटर्न को कहा जाता है टीएलबी का मैपिंग। क्या कहा जाता है? मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है? विच पेज टेबल एंट्री इज स्टोर्ड वेयर इन टीएलबी। टीएलबी में कहां रखेंगे, इसके लिए हमें टीएलबी की मैपिंग लगानी पड़ती है। अब देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप सीओए कोर्स पढ़ोगे, मुझसे ही पढ़ोगे। आपकी बैच में अगर हो चुका है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, आपको इसको समझने में 1% की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। पर अगर आपके बैच में अभी सीओए कोर्स नहीं हुआ है, मैं ही लेके आऊंगा, जब भी लाऊंगा मैं ही पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग मुझसे ही सीओए पढ़ोगे तो आपको ये मैपिंग वाला जो कंसेप्ट है डिटेल में, कि डायरेक्ट मैपिंग कैसे काम करता है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैसे काम करता है और फुल्ली एसोसिएटिव कैसे काम करता है, इसका पूरा आइडिया वहां लगेगा। क्योंकि हम आपका और मेरा दोनों का वक्त सेव करना चाहते हैं। अब आपको सेव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रील्स भी देखनी होती है ना, फिर दोस्तों को शेयर भी करने पड़ते हैं, मीम्स भी बनाने पड़ते हैं और वो भी दोस्तों को शेयर करने पड़ते हैं, उसके लिए टाइम चाहिए ना। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टीज अटेंड करनी है, हाहू मस्ती करनी है, उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये थोड़ा सा टाइम इधर से बचा लें। डबल डबल एक ही चीज को पढ़ने से क्या सेंस बनता है ना। चलिए, तो अभी क्या है, ये एक पैटर्न है कि कोई पेज टेबल की एंट्री अगर आप टीएलबी में लेके आओगे तो उसको कहां रखोगे, इसका एक पैटर्न डिसाइड होता है कि विच पेज टेबल एंट्री इज स्टोर्ड वेयर इन टीएलबी। उसका एक पैटर्न डिसाइड होता है, उस पैटर्न को क्या कहते हैं? टीएलबी की मैपिंग कहते हैं। अब देखो, डायरेक्ट मैपिंग का एक बेसिक आइडिया जो है मैं आपको बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए, है ना। किसी ने बोला देखो, T20 से मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज याद आई। तुम जिंदगी में बोलते हो सर हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें गेट प्रिपरेशन एटसेट्रा। बंच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं और खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल के और पाकिस्तान जैसी इतनी पुरानी अच्छी टीम को हरा भी देते हैं क्रिकेट में, और एक तुम हो जो कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो। इच्छा नहीं है ना, इसलिए नहीं कर पा रहे। अंदर से इच्छा होगी तो आ जाएगा। चलिए, तो डायरेक्ट मैपिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेज टेबल है अगेन जिसमें हमने 8 एंट्रीज वाला पेज टेबल ले लिया। मतलब कि 8 पेजेस हैं तो 8 एंट्री होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जितनी इंफॉर्मेशन और जितनी एनालिसिस तुम इधर उधर की चीजों की करते हो ना, उतने अगर अपने कैरेक्टर, अपनी खुद की लर्निंग और अपने रूटीन का कर लो ना, तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। चलिए, तो आपके पास ये पेज टेबल की 8 एंट्रीज हैं। मान लेते हैं टीएलबी जो है उसकी साइज इतनी है कि उसमें आप 4 एंट्रीज ही रख सकते हो, पेज टेबल की कोई भी 4।
अब इसके लिए आप डायरेक्ट मैपिंग का एक कंसेप्ट लगाते हो कि डायरेक्ट मैपिंग में हम क्या करते हैं, पेज 0 की एंट्री को हम 0 पे रखेंगे, 1 की अगर एंट्री आती है पेज नंबर की तो 1 पे रखेंगे। यहां पे 4 एंट्रीज हैं तो इन एंट्री का नंबरिंग हमने 0 0 0 1 1 0 और 1 1 कर दिया। 4 एंट्रीज को 2 बिट से हमने नंबर बना दिया। ठीक है, 0 0 0 को हम रखेंगे 0 पे, 1 को रखेंगे 1 पे, 2 को रखेंगे 2 पे, 3 को रखेंगे 3 पे, 4 को वापस से सर्कुलर मैनर में 0 पे, 5 को 1 पे, 6 को 2 पे, 7 को 3 पे। इस तरीके से ये डिसीजन लिया गया है, रखा नहीं गया है। ये सिर्फ पहले से पैटर्न डिसाइड करके रखा है मैंने कि मान लो अगर पेज टेबल में पेज नंबर 0 की एंट्री मुझे लेके आनी पड़ी, कहां पे, इस टीएलबी में, तो कहां लेके आऊंगा, 0 वाली एंट्री नंबर पे लेके आऊंगा। ये कहता है डायरेक्ट मैपिंग। 1 को लेके आया तो 1 पे रखूंगा, 2 को लेके आया तो 2 पे, 3 को लेके आया तो 3 पे, 4 को लेके आया वापस से 0 पे, 5 को 1 पे, 6 को 2 पे, 7 को 3 पे। ठीक है, ये डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन लेने के बाद क्या, जो भी आप एंट्री यहां लेके आ रहे हो, मान लो 0 आप लेके आए, ऑलरेडी पेज टेबल पेज नंबर 0 की एंट्री आपने यहां रख दी। लेटर ऑन अगर आपको जरूरत पड़ती कि मुझे पेज नंबर 4 की एंट्री लानी है तो 0 वाली रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेसमेंट तो समझते हो कि पहली वाली हट जाएगी और नई वाली आ जाएगी। सिंपल सी बात है, इन दोनों में से कोई एक पेज टेबल एंट्री यहां रहेगी, या तो पेज 0 की रहेगी या पेज 4 की रहेगी, पर रहेगी यहीं पे। 1 और 5 में से कोई एक यहां, 2 और 6 में से कोई एक यहां, 3 और 7 में से कोई एक यहां। बट सिस्टम को यह समझने के लिए कि यहां पे जो पेज टेबल की एंट्री का फ्रेम नंबर और एक्स्ट्रा बिट्स रखा हुआ है वो कौन सी वाली पेज टेबल की एंट्री है, 0 वाली कि 4 वाली, 0 वाली है या 4 वाली है, ये कैसे समझ में आएगा। उसके लिए यहां पे अलग से एक्स्ट्रा बिट्स ऐड होती हैं या स्टोर होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं टैग। एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं मैं, ये बहुत डिटेल में, इतनी आराम से और इतना सुकून के साथ मैंने सीओए में पढ़ाया हुआ है। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, खजाना में देख लेना। नहीं लाइव पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा आराम से। डू नॉट वरी अबाउट इट कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, एक्सेट्रा, सर आइडिया दे दो, एक्सेट्रा। टाइम वेस्ट ही करना है मेरा और आपका दोनों का, मैं नहीं चाहता। जो सीरियस बच्चा है एटलीस्ट उसका तो टाइम बच जाएगा, जो नॉन सीरियस है वो तो कुछ तो भी डिमांड करता है। सर आप मेरा एग्जाम लिख दो, नोट्स बना दो, आप खुद नोट शेयर कर दो, अल्तु फालतू की डिमांड, बस करना कुछ है नहीं, उन्हें डिमांड करते रहना है। कराऊंगा, पक्का कराऊंगा, पर आप समझ लो कि हाँ, बेसिक आइडिया ये है कि 4 एंट्रीज हम यहां रख सकते हैं, कौन सी वाली एंट्री कहां आएगी उसका पैटर्न हमने डिसाइड किया। अब एक जगह पे हम मल्टीपल एंट्रीज अगर रख पाएंगे, उनमें से कौन से वाली पेज टेबल की एंट्री यहां रखी हुई है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम अलग से टैग स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब टैग कैसे डिस्टिंग्विश करेगा आप देखिएगा जरा। जो हमारे पास पेज नंबर 0 है और पेज नंबर 4 है, उसमें दोनों में ये राइट वाली डिजिट कॉमन है, 2 बिट। 2 बिट क्यों निकाली सर, क्योंकि पेज टेबल की एंट्री 2 बिट की है इसलिए। तो जो भी पेज नंबर 4 की रिक्वेस्ट आई या पेज नंबर 0 की रिक्वेस्ट आई, हम क्या कर लेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा कि ये दोनों 0 और 4 कौन सी वाली टीएलबी की एंट्री पे मिलेंगे। 0 पे मिलेंगे कि 1 पे कि 2 पे कि 3 पे, ये 0 पे मिलेंगे दोनों। अगर 1 की बात आती और 5 की बात आती, आप देखिएगा दोनों आपको कहां पे मिलते, 1 पे मिलते। ठीक है, 2 की बात आती, 6 की बात आती, दोनों आपको कहां पे मिलते, 2 पे मिलते, टीएलबी एंट्री नंबर 2। आप 3 की बात करो, 7 की बात करो, दोनों आपको कहां पे मिलते, टीएलबी एंट्री नंबर 3 पे मिलते। तो आप देखिएगा 3 और 7 में से जो भी आपको चाहिए वो 3 पे मिलेगा, 2 और 6 में से जो चाहिए आपको 2 पे मिलेगा, 1 और 5 में से 1 पे मिलेगा, 0 और 4 में से 0 पे मिलेगा। अब करना क्या है आपको, क्या है, यहां से टीएलबी का एंट्री नंबर तो पता चल गया कि 0 और 4 में से कौन कहां मिलेगा, पर इन दोनों में से एक कौन है, यहां यहां कौन है, ये टैग बताएगा।
यहां पे अगर पेज 0 की ये वाली एंट्री हमने रखी है तो यहां टैग रहेगा 0। कैसे? आप देख सकते हो 0 के लिए स्टार्टिंग बिट है टैग, और 4 के लिए स्टार्टिंग बिट टैग अलग है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक बाइफरकेशन कर सकते हैं कि जब भी कभी आपको एक पेज नंबर से सर्चिंग करनी हो कि ये है पेज नंबर पी, पेज नंबर पता है ना, पी से डिनोट करते हैं, उससे हम पेज टेबल में सर्च करना चाहते हैं कि पेज नंबर 0 की एंट्री, 1 की एंट्री, 2 की एंट्री, 3 की एंट्री, 4 की एंट्री, विच एंट्री। तो उसके लिए अगर आप डायरेक्ट मैपिंग में सर्चिंग करने जाओगे तो आपको लेफ्ट में मिलेगा टैग, यहां पे मिलेगा टीएलबी का एंट्री नंबर। फिर से आप मुझे बताइए कि ये टीएलबी की एंट्री नंबर 2 बिट में मैंने क्यों लिखी, कि कौन सी टीएलबी की एंट्री नंबर है 2 बिट में क्यों आई? क्योंकि टीएलबी में हम 4 एंट्रीज स्टोर कर सकते हैं इसलिए। विष्णु जी यहां ब्लॉक वॉक कुछ नहीं है, देयर इज नो एनी ब्लॉक साइज एटसेट्रा हियर। 4 एंट्रीज रख सकते हैं इसलिए 2 बिट में आएगा, है ना। चलिए अब मुझे एक सिंपल सा आप कंसेप्ट जो है बता दीजिएगा कि टीएलबी की एंट्री नंबर में नंबर ऑफ बिट्स कितनी आएंगी। टीएलबी में हर एक एंट्री को बाइनरी में नंबर देना है, 4 एंट्री थी तो 2 बिट देनी पड़ी। अगर 8 एंट्री का टीएलबी होता तो 3 बिट देनी पड़ती। एक्स नंबर ऑफ एंट्रीज अगर टीएलबी में रख सकते हो तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स लगेंगी कि आप हर एक एंट्री को नंबरिंग कर पाओ। देख लो आराम से, क्या ये सही है? समझ में आ गया? जल्दी से बताइए। चलिए, लॉग समझ में आ गया, आ गया, सिंपल सी बात है। तो पूरा जो पेज नंबर था पी लॉजिकल एड्रेस में से उसको हमने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया, है ना। चलिए एक प्रैक्टिस कर लें, क्विकली एक प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम्पल लिख लें। मान लीजिए नंबर ऑफ पेजेस प्रोसेस के अंदर हैं 2 पावर 12। टीएलबी कैन स्टोर 32 एंट्रीज। टीएलबी में हमने लगाया है डायरेक्ट मैपिंग। तो बताइए आपको टैग के लिए कितनी बिट बचेगी? कैसे करेंगे? पहले तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट मैपिंग में पेज नंबर को ये 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पी को, पी जो पेज नंबर होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी मैंने बताया, एक लेफ्ट वाला है टैग, राइट वाला है टीएलबी का एंट्री का नंबर। अब मुझे बताइए पी में कितना बिट आएगा। अगर नंबर ऑफ पेजेस किसी प्रोसेस में 2 पावर 12 हैं तो पी में कितनी बिट्स आएंगी? 12 बिट्स लिख दें, चला ही लोगे। 12 बिट लिख दें तो 12 बिट पी में आ गई। उनमें से आपने टीएलबी की एंट्री नंबर, कितनी एंट्रीज टीएलबी में रख सकते हो? 32। 32 टू की पावर होता है 5। तो 2 की पावर 5 एंट्रीज को नंबरिंग करने के लिए लॉग ऑफ 2 की पावर 5 मतलब 5, 5 बिट लगेंगी। टीएलबी की एंट्री नंबर के लिए 5 बिट लगी तो टैग के लिए कितना बचा? 7। ये आ गया 7।
अब देखो मैं तुमको पैसा कमाने की स्कीम दिखाता हूं। पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाने के लिए आपको टेस्ट के क्वेश्चन बनाने हैं। टेस्ट के क्वेश्चन में आपने ये कंसेप्ट उठाया। टेस्ट के क्वेश्चन बनाने में सर टैग 01 कब होगा ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं करण जी, इट इज टोटली ओके। इतना नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये अगर बात समझ में आ गई इतना बहुत है यहां के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार आया है वो भी बहुत सालों बाद, और उसके आगे बाजू ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं गेट में, तो हम इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे भी नहीं, है ना। टैग एक बार और, कोई बात नहीं करणजीत, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया कि टैग क्या है, इट इज टोटली ओके। आप बस ये बताओ कि ये समझ में आई कि नहीं बात, ये कैसे निकाला, ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया है तो तुम्हारी जिंदगी आसान है। इसके क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, इसके आगे आजू बाजू और कुछ नहीं लगेगा। बस इतना ही जान लोगे ठीक है। जब सीओए पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा टैग क्यों लगाते हैं, कब क्या रहेगा, क्योंकि वहां इसको समझने की जरूरत भी है। फिर उससे आप यहां से आराम से कंपैरिजन करा लो। अब मेरी बात सुनो, क्या मैं कह रहा हूं कि जब आपको टेस्ट के क्वेश्चन बनाने को मान लो बोला जाए, चलो मैं एक बोलता हूं कि तुमको हर एक क्वेश्चन बनाने का 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मिलेगा, बनाओ क्वेश्चन टेस्ट के। तो आप क्या करोगे, एक कंसेप्ट आपने उठाया, इस कंसेप्ट पे आप 50 क्वेश्चन बना सकते हो। सर कैसे, एक बात बताओ, तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी चाहिए और नंबर ऑफ टीएलबी एंट्री चाहिए। जितने तरीके हमने अभी तक देखे जिनमें हमने पी की वैल्यू निकलवाई है, वो सारे तरीके अलग 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 वाले, हर एक तरीके का एक क्वेश्चन बना दो। आइडिया तो सही है सर, आइडिया तो सही है। क्या करना है मैं बताता हूं, क्या करना है कि आपको पी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पेजेस से या लॉजिकल एड्रेस से। लॉजिकल एड्रेस से पी निकालना आ गया, उसके बाद आगे का काम ये। अब लॉजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा, उसके बतेरे तरीके हैं, मल्टीपल आइडियाज हैं, मल्टीपल तरीके हैं, हर एक तरीके का एक एक नया नया क्वेश्चन बना दो। आई बात समझ में क्या कहा मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, पी निकालने का तरीका देखेंगे। जैसे जैसे पी निकल जाता है, पी को दो पार्ट में डिवाइड करो, ये वाला आइडिया तो आपको समझ में आ गया है ना। यस और नो, वर्चुअल की जगह लॉजिकल लिख लो, एक ही बात है। ये देखो क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सिस्टम इंप्लीमेंट्स अ 31 बिट लॉजिकल एड्रेसेस, पेज साइज 8 किलोबाइट, अ 256 एंट्री ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इस टीएलबी में 256 एंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड एज डायरेक्ट मैप्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ टीएलबी टैग इज, बिट्स में कितना आएगा। अब देखो मुझे आखिरी में पता है कि मैं पी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, इधर आएगा टैग, इधर आएगा टीएलबी का एंट्री नंबर, ये है टोटल पी। पर सर टोटल पी निकाले कैसे, लॉजिकल एड्रेस से, हमने कल सीखा है और अच्छे से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। पी कैसे निकलेगा, पी और डी में डिवाइड कर दो लॉजिकल एड्रेस को। लाओ भाई लाओ, ला लेके आओ। लॉजिकल एड्रेस कितनी बिट का, 31 बिट का। उसमें से पेज का साइज 8 किलो, 8 किलो पेज का साइज है, 2 पावर 13 बाइट, तो 13 बिट इधर चली गई। डी, अगर 13 बिट चले गया कितना बचा, 31 में से 13 गया तो कितना बचा, 18 बिट। 18 बिट का पी बच गया। अब उस 18 बिट में से आपको टीएलबी का एंट्री नंबर निकालना है। टीएलबी, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है टीएलबी में, 256। तो टीएलबी का एंट्री नंबर होगा लॉग ऑफ 256 बेस 2 पे 8 बिट आ जाएगा। 2 पावर 8 भी लिख दोगे तो भी चलेगा इसको। 8 बिट का एंट्री नंबर, 18 में से 8 बिट गए तो टैग के लिए कितना बचा, 10 बिट बचा, बस काम खत्म। 5 बिट कैसे रे बेटा, 10 लगेगा ना, 10 10 10, 10 बिट लगेंगी।
देख लो आराम से, कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई इस क्वेश्चन में? इस एग्जाम्पल से लेके इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चेंज था कि पी की वैल्यू कैसे निकाली जाए। अगर पी की वैल्यू आपको पता है निकालना, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कल, तो आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब इसका क्या जरूरी कंपल्शन है क्या कि पी की वैल्यू जो मैंने यहां लिखी है, कहां लिखी भाई, ये रही, 31 बिट से वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस से आपने पी का वैल्यू निकाला, तो क्या कंपलसरी है क्या कि मैं आपको लॉजिकल एड्रेस डायरेक्टली दूं? क्या कंपलसरी है कि हम लॉजिकल एड्रेस डायरेक्टली देंगे? नहीं ना। लॉजिकल एड्रेस भी तो निकाला जा सकता है। किससे? लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, मतलब प्रोसेस की साइज दे रखी हो तो एक नया वेराइटी का क्वेश्चन बन जाएगा बस। समझ में थोड़ी आएगा, क्योंकि तुम्हारी बातें तो इधर उधर पता नहीं कहाँ फालतू में बात हो रही है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस 8 GB, डायरेक्ट मैप्ड TLB हैज 512 एंट्रीज एंड पेज का साइज जो है वो है 4 किलो भटूरे का, बाइट्स का। और कोई एक चीज जो हमने यहां मिस करी? नहीं। टैग का साइज बताओ कितना आएगा बिट्स में? सर ये क्वेश्चन मैंने पेन उठाए बिना ही कर दिया, वही तो प्रैक्टिस कहते हैं। वाई कांट वी कीप पेज टेबल इन पीसीबी? क्योंकि पेज टेबल प्रोसेस को एक्सेस करने की परमिशन होती है, पर पीसीबी जो है वो प्रोसेस को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। आ गया क्वेश्चन? पहले तो लॉजिकल एड्रेस निकालो यहां से। तो हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस को लिखेंगे 8 टू पावर 3 G टू पावर 30 2 पावर 33 बाइट। तो यहां से लॉजिकल एड्रेस निकल के आएगा 33 बिट्स का। 35 बिट का लॉजिकल एड्रेस है, उसको पी और डी में डिवाइड करो। सारे गामा के बाद पा और धा। ठीक है। फिर 33 बिट में से पेज का साइज 4 किलो बाइट, 2 की पावर 12 बाइट, तो 12 बिट का ये गया, 21 बिट का बचा पी। अब इस पी का क्या करें? पी के टुन हो जाओ, है ना। टैग टीएलबी का एंट्री नंबर। कितनी एंट्रीज है टीएलबी में? कहां गया भैया? 512, 2 की पावर 9, तो 9 बिट इधर गई। 21 में से 9 गया तो कितना बचा? 12 बिट बचा। टैग के लिए आंसर इज 12। यार सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इनमें तो गलती मत किया करो कम से कम। तो अब देखो, जितने भी तरीके हमने अभी तक सीखे हैं वैल्यू ऑफ पी निकालने के, उनमें से कोई भी तरीका यहां पे काम आ सकता है। कोई भी तरीका। एक और तरीका कल हमने देखा था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखा था जिसमें पेज टेबल की साइज दे रखी थी पूरी किलोबाइट में, याद है? पेज टेबल की साइज दे रखी थी बड़ी सी, और उससे हमने पेज नंबर पी निकाला था और उसको फिर लॉजिकल एड्रेस निकालने के लिए यूज किया था।
अब वही क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि पेज टेबल का साइज इतना, फ्रेम नंबर और फ्रेम नंबर के अलावा एक एंट्री इतनी इतनी साइज की एटसेट्रा रहेगी, और वहां से अगर पी निकालने को बोले और फिर यहां पुट करने को बोले, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमको आता है, हमको आता है। कोई भी तरीका हो, बस पी निकलना चाहिए। पी निकल गया, उसके बाद ये काम खत्म। अब दूसरी चीज, क्या ये डायरेक्टली दिया होगा कि टीएलबी में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज रहेंगी? नहीं, ये भी डायरेक्टली जरूरी नहीं मेंशन हो। तो फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो कि टीएलबी में कितनी एंट्रीज हैं, ये डायरेक्टली ना मेंशन हो, टीएलबी का साइज दे रखा हो कि भैया टीएलबी का इतना किलोबाइट का साइज है, अब बताओ कि टीएलबी में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आएंगी? टीएलबी का साइज दे रखा है 64 बाइट्स। टीएलबी में आप टोटल 64 बाइट्स स्टोर कर सकते हो। एक पेज टेबल की एंट्री जो आप रखोगे टीएलबी के अंदर, वो एक एक दो दो बाइट की है। तो बताइए टीएलबी में दो दो बाइट की कितनी एंट्री में रख पाऊंगा कि मुझे 64 बाइट कवर हो जाए? नंबर ऑफ एंट्रीज इन टीएलबी। अब अगेन सिंपल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है बाबू। 64 रुपया मेरे पास टोटल है, एक आइसक्रीम 2 रुपए की आती है, मैं टोटल कितना आइसक्रीम खा सकता हूं? सर बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कौन सा बाइट, कौन से बाइट को बिट में कन्वर्ट करेंगे? तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन टीएलबी अगर हम निकालेंगे तो 64 बाइट का टीएलबी, दो दो बाइट का एक एक एंट्री, नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगे 32। 32 एंट्रीज आप रख सकते हो। बस 32 एंट्रीज जो आपने रखी उनको फिर आप यूज कर लेना यहां पे डायरेक्ट, आराम से। सारे दांत हिल जाएंगे अगर 32 आइसक्रीम तुमने एक साथ खा ली तो। तुम बोल भी नहीं पाओगे, फ्रीज हो जाएंगी तुम्हारी जीभान। करो सॉल्व। पिछले सैटरडे की तरह इस सैटरडे पे भी आप सब लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। कल एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वर्चुअल मेमोरी। तो हमने कैसे निकाला है नंबर ऑफ एंट्रीज, पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करें, पोल दे देता हूं मैं क्विकली, बहुत देर हो गई है वैसे भी। 45 सेकेंड का इंटीजर टाइप का पोल ले लो तुम। करो सॉल्व। टीएलबी में एंट्रीज कितनी आएंगी? टीएलबी का साइज है 16 किलोबाइट का, डिवाइडेड बाय एक एंट्री का साइज कितना है? एक एंट्री का साइज, पेज टेबल की एक एंट्री जो आप रखेंगे टीएलबी में 4 4 बाइट की, तो आ जाएगा 4K, 2 पावर 12। ओके, अब तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। पहले आप डिवाइड करो पी और डी में, किसको? 44 बिट का वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस को। पेज का साइज क्या दे रखा है भैया? 1 किलोबाइट। 1K इज 2 पावर 10, तो 10 बिट का डी, 34 बिट का पी। अब इस 34 बिट के पी को दो पार्ट में डिवाइड करो, टैग और टीएलबी का एंट्री नंबर। ठीक है, टीएलबी का एंट्री नंबर हमें कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। टीएलबी का एंट्री नंबर 12 बिट का, 34 में से 12 गए तो 22 बिट का टैग बचेगा। 22 शुड बी द आंसर। ट्वेंटी टू आंसर आया।
67% लोगों ने करेक्ट भी लिया, नॉट बैड। अब बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस? बोलो साहब, बन जाएंगे? बोल भाई बोल, बने आएंगे नहीं बनेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट एसोसिएटिव मैपिंग की तरफ जाते हैं। अब देखो ऐसा है, अगेन मैं बहुत ज्यादा यहां एक्सप्लेन करने की इच्छा रखता नहीं हूं, जस्ट बिकॉज इस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, वो भी यहां से। सेट एसोसिएटिव मैपिंग का एक क्वेश्चन आया था गेट में, 10 15 20 सालों में सिर्फ एक ही बार आया है। तो हम इसको डिटेल में नहीं सीखेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। ओनली डिफरेंस इस बारी हम जो हमारा पेज नंबर था P, उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टैग, और यहां पे हम TLB का सेट नंबर लिख देंगे रादर देन एंट्री नंबर, सेट नंबर। आप वीडियो चैट भी कर सकते हैं, नहीं करना, मेरे को नहीं देखनी तुम्हारी शक्लें, नहीं देखनी अभी शक्लें, पहले पढ़ तो लें, फिर डाउट सॉल्विंग रखेंगे अलग से, फिर वीडियो चैट भी करेंगे, है ना? चलिए समझिए। तो टीएलबी मैपिंग जो है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हमारा डिफरेंस क्या है? जो हमने टीएलबी का एंट्री नंबर रखा था डायरेक्ट मैपिंग में, वो अब हम सेट नंबर लिखेंगे। तो अंतर क्या आएगा सर? अंतर देखो बाबू, ये आएगा कि यहां पे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं इन टीएलबी सेट नंबर, ये अब आपको एग्जैक्टली exactly वो नहीं मिलेंगी जो टीएलबी की एंट्री नंबर से या नंबर ऑफ एंट्री से मिल जा रही थी। यहां पे आपको लॉग तो लेना ही पड़ेगा, जैसे पहले आपने लिया था कि कैसे निकलेगा हमें एंट्री नंबर, कितनी बिट आएंगी, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए टीएलबी में। यहां पे आपको नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी रख सकते हो वो नहीं, नंबर ऑफ सेट्स कितने बनेंगे वो पता होना, कि नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं टीएलबी के अंदर, नंबर ऑफ सेट्स इन टीएलबी। अब ये सेट क्या है? एक्चुअल में होता क्या है ना, सेट एसोसिएटिव मैपिंग में हम टीएलबी के अंदर 2 एंट्री या 4 एंट्री या 8 एंट्री का एक एक सेट बनाएंगे। सेट कैसे बनाएंगे? अगर आपका एसोसिएटिविटी है, ऐसे बोला गया है टू वे सेट एसोसिएटिव टीएलबी, अगर बोला गया है टू वे सेट एसोसिएटिव टीएलबी, तो हम क्या करेंगे, टीएलबी में एंट्रीज को कुछ ऐसे रखेंगे, टीएलबी में एंट्रीज को कुछ ऐसे रखेंगे कि एक सेट पे, सेट जीरो में, सबसे पहला सेट, सेट जीरो में आप 2 टीएलबी की एंट्री रख पाओगे, एक अलग एक दूसरी अलग, दो दो एंट्री का एक सेट बनाया और उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करोगे, ऐसा तरीका है। तो हम पिछली बार क्या कर रहे थे? पिछली बार ये कर रहे थे डायरेक्ट मैपिंग में कि यहां पे एक एंट्री सेपरेटली, दूसरी एंट्री सेपरेटली, हर एक एंट्री को अलग अलग रख रहे थे, एक एक करके। यहां पे जो हम टीएलबी में एंट्री रखेंगे, वो टीएलबी में एंट्री हम सेट बना के रखेंगे, कि आपने एक सेट बनाया जिसमें 2 एंट्री रखी है, अनदर सेट बनाया जिसमें और 2 एंट्री। क्यों दो दो एंट्री का एक सेट बनाया? क्योंकि टू वे सेट एसोसिएटिव टीएलबी है। अब इसके लॉजिक क्या है इसके पीछे का, वो हमें ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। तो अगर दो दो एंट्री का एक सेट बनाया ऐसे, और मैंने कहा कि आपके पास टोटल 16 एंट्रीज हैं, टोटल 16 एंट्रीज हैं, और ऐसी दो दो एंट्री का आपने सेट बनाया, तो टोटल कितने सेट बन जाएंगे? 8 बनने चाहिए, 8 सेट, हर एक में दो दो एंट्री, टोटल 16 एंट्रीज आ जाएंगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर ऑफ सेट्स इन टीएलबी निकालना है, उसको निकालने का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। टीएलबी में हम नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे? जितनी नंबर ऑफ टीएलबी की एंट्रीज हैं,
उसको डिवाइड कर देंगे उस वे से। अगर 2 वे है तो 2 से, 4 वे है तो 4 से, 8 वे है तो 8 से, कि एक सेट के अंदर हम कितनी एंट्रीज रखना चाहते हैं। अगर एक सेट के अंदर 2 एंट्री रखेंगे तो 2 वे सेट एसोसिएटिव टीएलबी कहलाएगी। एक सेट के अंदर हमने 4 टीएलबी की एंट्री कंबाइन करके लिखी हुई है, कंबाइन इन द सेंस कि कलेक्ट करके रखी हुई है, तो वो 4 वे एसोसिएटिव हो जाएगा। तो ऐसे कितना वे एसोसिएटिव है उसे हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। उससे डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ सेट्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ सेट से सेट नंबर मिल जाएगा, वो यहां रखोगे टैग निकल जाएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ा सिंपल सा। मान लीजिए एक टीएलबी है जिसमें आपके पास में 64 एंट्रीज रखी हुई है। ये टीएलबी 2 वे सेट एसोसिएटिव है और पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 13 बिट यूज किया हुआ है। चलिए, तो अगर 2 वे सेट एसोसिएटिव है, पी हमारा 13 बिट का है टोटल, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टैग, यहाँ आ जाएगा टीएलबी का सेट नंबर। टीएलबी का सेट नंबर में कितनी बिट लगेगी उसके लिए मुझे नंबर ऑफ सेट्स पता होने चाहिए। पहले नंबर ऑफ सेट्स का लॉग लोगे तो सेट नंबर में बिट पता चलेगी। नंबर ऑफ सेट्स कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ एंट्रीज इन टीएलबी विच इज 64 डिवाइडेड बाय एसोसिएटिविटी 2। 2 वे के लिए 2 से डिवाइड करो, 32। 32 इज 2 पावर 5। तो आपके पास यहाँ पे टीएलबी का सेट नंबर जो मिलेगा वो 5 बिट का हो जाएगा। 5 बिट्स का सेट नंबर आ गया, 13 में से 5 गए, 8 बिट का टैग बनेगा। तो क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस सिर्फ एक आया कि रादर देन एंट्री नंबर का लॉग लेने के हम क्या करेंगे, सेट नंबर निकालेंगे और सेट नंबर का लॉग लेंगे। नंबर ऑफ सेट्स निकालेंगे कैसे? जितनी एंट्रीज है टीएलबी में उसको एसोसिएटिविटी जो दे रखी है उससे डिवाइड करके। बाकी का कंसेप्ट एज इट इज, फिर से वही बात, नंबर ऑफ एंट्रीज टीएलबी की निकालने के मल्टीपल तरीके। फिर दूसरी चीज, हमारे पास पी निकालने के मल्टीपल तरीके, सेम टू सेम हो जाएगा। सर उसमें टीएलबी था, यहाँ टीएलबी सेट नंबर है, वहां टीएलबी की एंट्री नंबर थी, यहां पे टीएलबी का सेट नंबर है। दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर है तो लगाओ क्वेश्चन। मैपिंग इतना इजी है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है मैपिंग के। ये जो क्वेश्चन मैंने सिखाया ना, ये इजी है, पर ये इसके मैपिंग के पीछे की जो स्टोरी है ना वो टफ है। और वो स्टोरी सीओए में सीखनी पड़ती है बेटा। क्यों सीखनी पड़ती है? क्योंकि वहां पे हमें क्वेश्चन आते हैं गेट में मैपिंग के स्टोरीज से। अच्छा, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फिर बता देता हूं, सुबह, कल सुबह क्लास लगेगी 10:30 बजे। टुमारो वी विल हैव अ क्लास 10:30 AM। ओके, रेडी रहिएगा। I'm सॉरी, 10:30 बजे सुबह। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इसके बाद बचता है वो है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट।
वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक। वर्चुअल मेमोरी में एक पेज रिप्लेसमेंट टॉपिक आता है, दो। फिर आता है एक मल्टी लेवल पेजिंग का कंसेप्ट, तीन। और उसके बाद एक डिस्क शेड्यूलिंग का कंसेप्ट आता है, वो। चार बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। और मैं इनजस्टिस नहीं करना चाहता जल्दी खत्म करके, स्लो चल रहे हैं चलेगा, बट एटलीस्ट हम टॉपिक्स को सही मायने में फिनिश करना चाहते हैं। तो मैंने 14 जून जो एंड टाइम दिया था उसको मैं एक्सटेंड करूंगा और 2-3 दिन के लिए। स्ट्रोब एंड हैंडशेकिंग इसमें है नहीं बेटा, यहां नहीं आता। निशु कुमार, इंटरव्यू के लिए सब इंपॉर्टेंट है, पर इंटरव्यू कॉल तो आए। किस चीज का इंटरव्यू? कंप्यूटर सिस्टम इंप्लीमेंट्स 36 बिट वर्चुअल एड्रेस, 36 बिट का वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस एक ही बात होगी। पेज साइज 16 किलोबाइट, 16 और किलो 2 पावर 14 हो जाएगा, 16 2 पावर 4, किलो 2 पावर 10 आ गया। फिर 256 एंट्री ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, नंबर ऑफ एंट्रीज टीएलबी में है 256, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 64 सेट्स ईच हैविंग 4 वे। डायरेक्टली नंबर ऑफ सेट्स गिवन है, नंबर ऑफ सेट 64 है, हर एक में 4-4, 4 वे, 256 एंट्री। डायरेक्टली आपको निकालने को मिल जाएगा, 256 डिवाइड बाय 4 करके भी निकालोगे तो भी 64 आएगा, 64 इंटू 4 256 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, नंबर ऑफ सेट्स गिवन है इक्वल टू 64। तो यहां से सेट नंबर निकल जाएगा 6 बिट का। ये तो और ही आसान हो गया यार। फिर आप क्या करो, पहले तो इसको P और D में डिवाइड करो, D 14 बिट, रिमेनिंग 22 बिट P। फिर इस P को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टैग और TLB का सेट नंबर। अब 22 बिट में टोटल TLB का सेट नंबर 6 बिट का, बची कितनी, 16 बिट का टैग आ जाएगा। बट आसान क्वेश्चन में ही गलती आती है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई गलती नहीं आती बेटा। 16 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है जे का बात हुई। बस इतना ही बच्चा लोगों ने आंसर करेक्ट किया, 18%। बाकी लोग कहां हो भाई, बाकी बछुआ लोग कहां हो? अनिरुद्ध, शिवांश, सुहास, तुषार, उत्सव, काव्या, विकास, श्रुति, सोहन, हर्षवर्धन। कहां है हमारी नारी शक्ति? नारी शक्ति दो ही लोगों के नाम आ रहे हैं बस, बाकी नारी शक्ति क्रांति लाओ। टाइम लग गया, अच्छा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कीबोर्ड नहीं आ रहा पोल में, पोल दिखा ही नहीं, देखना भी तो आना चाहिए ना पोल कैसे देखते हैं। चलिए, तो आपको इस टाइप के आप क्वेश्चन बन जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। अब कुछ और इंफॉर्मेशन यहां से रिलेटेड, एक और मैपिंग बच गई है, तीसरी टाइप की मैपिंग। वो क्या है, कहां गई भाई? फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, नंबर 1 पे थी वो, चलो उसको नंबर 1 पे ही रखते हैं। सबसे पहले फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को यहां डिस्कस कर लेते हैं, एक ही बात है। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होगा, यहां पे आप इमेजिन करो कि आपकी जो टीएलबी है उसके अंदर आप दो चीजें स्टोर करोगे। टीएलबी के अंदर ही दो चीजें आप स्टोर करोगे, यहां पे आ जाएगा पेज का नंबर और यहां आ जाएगा पेज टेबल एंट्री। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट हर एक पेज का नंबर भी स्टोर करोगे और उसकी पेज टेबल एंट्री भी, जो पेज टेबल की एंट्री आप रखना चाहते हो। मान लो आपने पेज नंबर 4 की एंट्री रखी, तो पेज नंबर आपने लिखा यहां पे 4, 4 बिट में लिख लेते हैं,
और पेज टेबल की उसके सामने की एंट्री। यहां रखा है आपने पेज नंबर 2 की एंट्री, यहां पे रखा है आपने पेज नंबर 10 की एंट्री, यहां आपने 9 की एंट्री रख दी। ऐसे जो जो एंट्री जहां जहां आपको रखनी है आप रख दो। इसमें आपको पैटर्न का कोई टेंशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको पेज नंबर और पेज टेबल एंट्री दोनों टीएलबी के अंदर रखने पड़ेंगे बस। पेज नंबर और पेज टेबल की एंट्री दोनों ही पेज टेबल के अंदर ही, सॉरी टीएलबी के अंदर ही रखनी पड़ेगी। टीएलबी में पेज नंबर भी रखोगे, उसके सामने पेज टेबल की एंट्री भी रखोगे। निशु फालतू की बातें मत लिखो, कोई सेंस भी नहीं बन रहा है इन बातों का और कोई तुमको समझ भी नहीं रहा है। नो टैग नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि नो टैग वाला केस बनेगा। यहां टैग बनेगा। यहां पे आपका अगर पी है तो पी पेज नंबर पूरा का पूरा टैग है। दिस इज कंप्लीटली टैग ओनली। यहां पे जब आप लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हो पी और डी, तो जो पी है एज इट इज पूरा टैग है। इसमें यहां पे टीएलबी का एंट्री नंबर या सेट नंबर एटसेट्रा कुछ नहीं होता डायरेक्टली। कोई एंट्री आ नहीं सकती, कहीं भी आ सकती। जी हाँ, कोई एंट्री कहीं भी आ सकती है, इसलिए हम डायरेक्टली सिर्फ टैग यहां पे यूज करते हैं। सर अभी नेक्स्ट क्लास डीएसए सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, यही क्लास कैन एक्सटेंड रादर देन टुमारो। पर मेरे को 6:30 बजे एक दूसरी क्लास भी तो लेनी पड़ती, मेरी भी तो क्लास है। मेरा भी तो क्लास है ना बेटा, मैं क्या करूंगा। चलिए, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का बेसिक आइडिया था, इससे क्वेश्चन वेश्चन कुछ खास बनेगा नहीं, है ना। यही जो एक एक टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है ये वाला, इसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है गेट में आया हुआ है, आप देखोगे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ये स्लाइड हटा देते हैं यहां से अब। चलिए, पेजिंग। पेजिंग सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अज्यूम करो एक प्रोसेस आती है 11 किलोबाइट की। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रैक्टिकली प्रोसेस 2 की पावर में ही आए। जरूरी नहीं है कि प्रोसेस का साइज हमेशा 2 की पावर में आए। अगर 11 किलोबाइट की एक प्रोसेस आती है ना, तो उस 11 किलोबाइट की, लेट से 11 किलोबाइट भी नहीं लेता हूं मैं, लेता हूं लेट से 9 किलोबाइट की। 9 किलोबाइट की एक प्रोसेस आती है, पर हमने पेज का साइज तो 2 की पावर में ही लेना है। हमने मान लो पेज का साइज ले रखा है 4 4 किलोबाइट का। तो प्रोसेस किस तरीके से दिखेगी? प्रोसेस इस तरीके से दिखेगी, एक पेज 0 रहेगा 4 किलोबाइट का, फिर एक पेज 1 बनेगा वो भी 4 किलोबाइट का। अब बचा कितना? साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और पेज नंबर 2 बना। अब ये पेज नंबर 2 में हमारे पास डेटा सिर्फ 1 किलोबाइट का है। क्यों? प्रोसेस 9 किलोबाइट की ही है ना, 4 4 और 1। अब अगर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेन मेमोरी में जगह दी, तो एक पूरी की पूरी फ्रेम लगेगी कोई भी, जिसमें आप पेज नंबर 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 भी रखेंगे। पेज नंबर 2 जिसका एक्चुअल में साइज 1 किलोबाइट ही है, बट स्टोर करते वक्त मेमोरी में आप पूरा 4 किलोबाइट का फ्रेम लगाओगे। स्टोर करना पड़ेगा, जी हां, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो फिर ये जो 3 किलोबाइट का इस पर्टिकुलर पेज में एक्स्ट्रा स्पेस हमने अलोकेट कराया, वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ही तो है। कि प्रोसेस को जरूरत कम पड़ रही थी, जरूरत कम की थी, 1 किलोबाइट की ही थी, बट हमने ज्यादा स्पेस उसको अलोकेट कराई।
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगा, है ना? ठीक है, एक चीज। दूसरी, क्या हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को कम कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, प्योरिटी तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है। कैसे? एक पॉसिबिलिटी यह है कि पेज का साइज छोटा छोटा रखो। पेज का साइज छोटा छोटा रखेंगे, फ्रेम का साइज छोटा छोटा होगा। तो फ्रेम जब छोटी होगी तो कम एक्स्ट्रा स्पेस हम किसी प्रोसेस को देंगे, अगर जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा लगाने की तो भी। अगर इसी क्वेश्चन में आपके पास पेज का साइज हमने 4 की जगह 2 किलोबाइट रखा होता, तो अगर 2 किलोबाइट पेज का साइज रखते तो आपके पास आखिरी वाला एक पेज बनता जिसमें 1 किलोबाइट रहती। 2 2 2 2 2, 2 2 किलोबाइट के 4 पेजेस, 8, 9वें के लिए एक पेज लगता 2 किलोबाइट का, जिसको एक्स्ट्रा स्पेस कितनी, खाली 1 किलोबाइट की लगती। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो 1 किलोबाइट का लगेगा। इफ पेज साइज इज 2 किलोबाइट, उस केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो सिर्फ 1 किलोबाइट का होगा, है ना? वेस्टेज कम रहेगा वहां पे। देखो, हमेशा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर एक केस में ऐसा हो, नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हर एक केस में ऐसा रहे, बट स्टिल पॉसिबिलिटी है। हर एक केस में जरूरी नहीं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस हो, बट पॉसिबिलिटी है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि रिड्यूसिंग पेज साइज, अगर पेज साइज कम रखा हमने, कैन रिड्यूस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कैन लिखा है, विल नहीं लिखा है, बहुत अंतर है दोनों में। कैन मतलब पॉसिबल है, हो सकता है, होगा कंफर्म ऐसा जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है। पॉसिबल है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में हो सकता है नहीं भी हो, सेम ही रहे। ठीक है ना? तो आप जिस पेज का साइज छोटा करोगे, ऑफ कोर्स आपको मेन मेमोरी में फ्रेम का साइज भी उसके बराबर छोटा ही रखना पड़ेगा, इसलिए आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है। एग्जाम्पल लो, डायरेक्टली कंक्लूजन पे आओ, जो भी आए। कंक्लूजन तुम अभी भी टाइप करके लिख दोगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कल का फिर भी इंतजार करूंगा वेरिफिकेशन के साथ में कि हाँ सर यही होगा। खुद से ऐसे अजम्पशन करके टाइप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेट में अजम्पशन के मार्क्स नहीं मिलते। हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, नहीं नहीं सर ऐसा होगा, नहीं नहीं ऐसा होगा ना। आराम से वेरीफाई करो जो मैं पॉइंट लिखता हूं, सोच के आओ आराम से कल कि ये क्या बात कर रहा हूं मैं। अगर हमने पेज साइज रिड्यूस की और इंक्रीज की, पेज टेबल की साइज पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या पेज टेबल की साइज बढ़ेगी, कम होगी, सेम होगी, क्या रहेगा? आप एक एग्जाम्पल लो, वेरीफाई करके लेके आओ। नहीं होगा, ऑलवेज रिड्यूस तो होगा। सुमन मंडल, एक बात बताओ, अगर प्रोसेस का साइज 11 बाइट होता यहां पे, तो 4 किलोबाइट का आप पेज लेते, 4 4 3, 1 किलोबाइट की यहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती। पर अगर आप 2 किलोबाइट का भी पेज ले लेते तो भी 1 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता। ठीक है,
तो आप पेज टेबल की साइज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर पेज का साइज आपने छोटा रखा और बड़ा रखा, रिड्यूस किया, इंक्रीज किया, ये आपको कल पता करके लेके आने हैं। ठीक है, चलिए अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए सेगमेंटेशन लाया गया। सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, प्रोसेस को बराबर पार्ट में नहीं डिवाइड करते। प्रोसेस को बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं करते जैसे हम पेजिंग में करते हैं, ताकि हम प्रोसेस को जब फ्रेम में रखने की कोशिश करें, जैसे कि पेजिंग में प्रॉब्लम आती है, तो पूरा का पूरा एक फ्रेम पेज को दिया जाता है, उसकी वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। हम ऐसा नहीं करेंगे। सेगमेंटेशन में हम क्या करेंगे, सेगमेंटेशन में प्रोसेस को वेरिएबल पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को हमें जहां रखना है वहां रख देंगे, जहां खाली जगह मिल जाए वहां। अब वेरिएबल साइज के पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम एक्चुअली उन्हें ऐसा डिवाइड करते हैं कि लॉजिकली रिलेटेड जो कंटेंट है वो एक साथ रहे। जैसे कि कॉलेज में होता है, कॉलेज में जब आपके ग्रुप बनाए जाते हैं वाइवा में बुलाने के लिए, तो वाइवा में बुलाने के लिए अगर आपको बोल दिया है कि चार चार स्टूडेंट्स के ग्रुप बनेंगे सीक्वेंस में, पहले चार स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3 4 पहले ग्रुप में, 4 5 6 7 8 दूसरे ग्रुप में, ऐसे। उस केस में होता क्या है ना, जो दो दोस्त हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर तू दे देना, इसका मैं दे दूंगा, वो अलग अलग ग्रुप में चले जाते हैं। होता है ना ऐसा, जो दो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हो सकता है बहुत बार ऐसा हो कि वो दो अलग अलग ग्रुप में चले गए, है ना, लॉजिकली रिलेटेड है वो, यस, पर फिर भी अलग अलग ग्रुप में गए, यस, कैसे, क्योंकि आपने इक्वल इक्वल साइज के ग्रुप बनाए। तो पेजिंग में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने एक पूरा कोड लिखा, कोड में लूप का एक आखिरी स्टेटमेंट यहां पहुंच गया और पहला स्टेटमेंट यहां पहुंच गया, तो लूप के ही एक स्टेटमेंट यहां है किसी पेज में, एक स्टेटमेंट यहां है, लॉजिकली रिलेटेड कंटेंट, एक फंक्शन या कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोसेस जो एक साथ रह सकता था, रहना चाहिए था, लॉजिकली वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो अलग अलग पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पेज का साइज आपने बराबर रखा था इसलिए। ना? तो क्या होगा, तो यहां पे सेगमेंटेशन में कहा गया है कि आप लॉजिकली रिलेटेड कंटेंट को एक साथ रखो, चाहे साइज ऑफ पार्टीशन अलग अलग हो जाए। इसमें हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं लॉजिकली रिलेटेड पार्टीशंस में, हर एक पार्टीशन को सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो कि प्रोसेस का एक स्टैक वाला पार्ट अलग से, सब रूटीन या कोई एक फंक्शन पार्ट अलग से, एक और एक्सक्यूआरटी कोई फंक्शन है लेट्स से वो अलग से, मेन प्रोग्राम अलग से, सिंबल टेबल अलग से, ऐसे करके हीप अलग से और डेटा पार्ट अलग से, ऐसे करके। और आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस के टुकड़े कर सकते हो, पर हर एक टुकड़ा जो है वो ऐसा हो कि वो लॉजिकली जो रिलेटेड कंटेंट है एक साथ हम रखें। ऑफ कोर्स हो सकता है स्टैक का साइज किसी एक फंक्शन की साइज से छोटा या बड़ा रहे, तो उसकी वजह से हमारे हर एक पार्टीशन का साइज अलग अलग हो सकता है। अलग अलग साइज के पार्टीशन जब हमारे रहेंगे, हमें जहां भी मेन मेमोरी में जगह मिलेगी हम वहां उसको रख देंगे। अब हमें मेन मेमोरी में टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। पेजिंग में हम मेन मेमोरी में टुकड़े करते हैं। हाँ जी, क्यों करते हैं, क्योंकि हम फ्रेम बनाते हैं उसी साइज का जिस साइज का पेज है। वहां पे मोनोपोली होती है पेज की साइज की, एक पर्टिकुलर, क्या कि जिस साइज का पेज होगा वही सारे पेजेस वैसे ही रहेंगे, तो हम फ्रेम बना सकते हैं। यहां सेगमेंट का साइज फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो क्या करोगे, मेन मेमोरी को कोई टुकड़ों में डिवाइड नहीं करेंगे, जहां खाली जगह मिल जाए वहां सेगमेंट डाल दो। ठीक है, तो हम प्रोसेस को लॉजिकली रिलेटेड पार्टीशन सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ये एक एक ही चीज को दो बार काहे लिख दिए रे, कवर कर देते हैं इसको। और जो पार्टीशन हमने बनाए हैं उसे कहते हैं सेगमेंट। किसी भी सेगमेंट को हम कहीं भी रख सकते हैं, हमारी जगह जहां मिलती है वहां पे। ऑफ कोर्स कोई सेगमेंट कहां रखेंगे उसके लिए यहां भी एक टेबल आती है, जैसे वहां पेज टेबल थी, यहां क्या बोलेंगे टेबल का नाम, सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल क्या बताएगी कि कौन से वाले पेज को आपने कहा, सॉरी कौन से वाले सेगमेंट को आपने कहां रखा है।
हीप का अलग से सेगमेंट होता है। देखो बेटा, सेगमेंट बनेगा उस हीप का या नहीं बनेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। मेमोरी मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो सेगमेंटेशन अगर इंप्लीमेंट करता है तो प्रोसेस के कितने पार्ट बन सकते हैं, है ना, वो कौन करेगा? जब प्रोसेस आती है रन टाइम पे तब। हो सकता है हीप का एक अलग सेगमेंट बने ना बने, पता नहीं। ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि इसका एक सेगमेंट बनेगा ही बनेगा, इसका नहीं बनेगा ऑन टाइम। ठीक है, रन टाइम पे वो डिसाइड हो जाएगा। इज दैट ओके? चलिए, अब सेगमेंटेशन में कोई प्रोसेस के कौन से सेगमेंट को हम कहां रखेंगे, इसके लिए एक सेगमेंट टेबल लगेगी। जी हाँ, लगेगी। देखिए, इमेजिन करिए इस चीज को कि एक प्रोसेस है हमारे पास, जिस प्रोसेस को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। ये है सेगमेंट नंबर 0, छोटू सा सेगमेंट नंबर 1 और बहुत बड़ा सेगमेंट नंबर 2। 3 सेगमेंट आए, ठीक है। इन 3 सेगमेंट को आपने फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी में अलग अलग जगह जहां जहां आपको स्पेस मिल गई वहां रख दिया। अज्यूमिंग कि आपने सेगमेंट नंबर 1 यहां रखा है, सेगमेंट 0 यहां रखा हुआ है, और सेगमेंट नंबर 2 यहां रखा हुआ है। अब यहां पे हमने क्या मेन मेमोरी को डिवीजन किया? नहीं, मेन मेमोरी को हमने डिवाइड नहीं किया। अगर हमने मेन मेमोरी को डिवाइड नहीं किया हुआ है तो फिर यहां पे क्या हमारे पास फ्रेम या कुछ रहेगी? नहीं। अगर हमने मेन मेमोरी को डिवाइड नहीं किया, हमारे पास फ्रेम एटसेट्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे जो सेगमेंट टेबल है उसमें एज इट इज एड्रेस रखेंगे। किस चीज का? किस चीज का एड्रेस रखेंगे? जो भी सेगमेंट है उसका मेन मेमोरी का एक्चुअल डायरेक्ट एड्रेस रखेंगे। तो सेगमेंट नंबर 1 मान लो है आपका, सेगमेंट 0 है, सेगमेंट 1 है, तो यहां पे 0, 1 एंड 2 3 एंट्रीज आएंगी सेगमेंट, हर एक सेगमेंट नंबर के लिए, इसमें सेगमेंट टेबल में। और इस टेबल में हम डायरेक्टली क्या रखेंगे? एड्रेस रखेंगे। किसका? कि कौन सा सेगमेंट एक्चुअल में मेन मेमोरी में कौन से एड्रेस से स्टार्ट होके रखा हुआ है। तो अज्यूमिंग सेगमेंट नंबर 1 को हमने रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 500, सेगमेंट 2 0 को रखा है 2000 एड्रेस से स्टार्ट होके, और 2 को रखा हुआ है लेट्स से 5000 से स्टार्ट होके। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग एड्रेस रखेंगे, 0 का स्टार्टिंग एड्रेस 2000, 1 का स्टार्टिंग एड्रेस 500 और 2 का स्टार्टिंग एड्रेस 5000। डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस रखेंगे। क्या ये ठीक है? क्या इतना आप सब लोगों के लिए ठीक है? बट देखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो ध्यान रखने की है, वो ये है कि हर एक सेगमेंट का साइज अलग है। हर एक सेगमेंट का साइज अलग है। तो अगर हर एक सेगमेंट का साइज अलग है तो इस सेगमेंट टेबल में हमें एक और इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, और उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है लिमिट। अपार्ट फ्रॉम द बेस एड्रेस ऑफ ईच, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच सेगमेंट, जिसे हम बेस इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन हमें रखनी पड़ती है, वो है लिमिट। ये लिमिट क्या कहता है? लिमिट बताता है साइज ऑफ ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का साइज कितना है बताइए। कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हर एक सेगमेंट के अंदर रखी हुई है, ये भी हमें अलग से सेगमेंट टेबल के अंदर रखनी है। क्यों? क्योंकि हर एक सेगमेंट का साइज अलग है ना।
तो हमें लास्ट एड्रेस पता होना चाहिए कि ये सेगमेंट अगर स्टार्टिंग एड्रेस यहां से है तो इसमें कितनी बाइट है भैया, कितनी नंबर ऑफ बाइट्स इस सेगमेंट में हैं, वो हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली इसमें कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हैं कि 2000 से स्टार्ट होके और कितनी बाइट इस सेगमेंट में रखी हुई है वो, और इसमें कितनी रखी हुई है वो हमें पता होना चाहिए। इसका रीजन है, मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, पर ये पता होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिमिट रखेंगे, अज्यूमिंग एक एग्जाम्पल ही यहां पे ले रहे हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि सेगमेंट नंबर 0 जो है उस सेगमेंट नंबर 0 में 500 नंबर ऑफ बाइट्स हैं, सेगमेंट नंबर 1 में 300 बाइट्स हैं, और सेगमेंट नंबर 2 में लेट्स से 900 बाइट्स है। तो ये बताना पड़ेगा कि हर एक सेगमेंट में कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हैं। ऐसा क्यों, ये क्यों हमने ऐसा किया है सर, है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए, साइज ऑफ सेगमेंट कैन वेरी, सो अलोंग विद बेस कीप लिमिट इंफॉर्मेशन ऑल्सो, लिमिट डिफाइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स विद इन सेगमेंट, वर्ड्स या बाइट्स, मुझे बाइट लिखना चाहिए यहां पे। विद इन सेगमेंट कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हैं ये भी हमें स्टोर करना पड़ेगा, किसके साथ में, इस सेगमेंट टेबल में बेस के साथ में। अब देखो, एक आइडिया जो पहले था वो यहां भी सेम टू सेम है। क्या आइडिया है, सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस को हम कन्वर्ट कराएंगे फिजिकल एड्रेस में। जो पहले था कि लॉजिकल एड्रेस में एक तो पेज नंबर मिल रहा था और उस पेज के अंदर की कौन सी बाइट नंबर ये हमें पता चल रही थी, पी और ऑफसेट, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। जब सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, उस लॉजिकल एड्रेस को यहां भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो क्या होंगे, एस और डी। व्हाट आर दीज, एस है सेगमेंट नंबर, कौन सा सेगमेंट नंबर सीपीयू को चाहिए, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, लाइक दिस। डी इज ऑफसेट, ऑफसेट मींस बाइट नंबर ऑफ द सेगमेंट। देखो, जब हमने पेजिंग की बात की थी तो पेजिंग में क्या होता है ना, हर एक पेज एग्जैक्टली सेम साइज का। इस क्वेश्चन में पेज का साइज 16 किलो बाइट, सारे पेज 16 किलो बाइट। अगर सारे पेज 16 किलो बाइट तो हमने डी में 16 किलो बाइट के हिसाब से बाइट नंबर निकाल दिया। यस, तो यहां पे अगर हमने ऑफसेट निकालना है तो कौन से वाले सेगमेंट के हिसाब से निकालें, कोई सेगमेंट छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई तो कुछ हो सकता है, सेगमेंट का साइज तो वेरी करता है। फिर हम यहां डी कैसे निकालें सर, डी कैसे निकालें, तो यहां पे डी जो है वो निकलेगा जो भी हमारा सेगमेंटेशन का मैक्सिमम अलाउएबल साइज होगा किसी एक सेगमेंट का। तो हमें यहां पे ना, जब भी हम सेगमेंटेशन इंप्लीमेंट करेंगे, हमें यहां पे एक मैक्सिमम साइज डिफाइन करना पड़ेगा कि जब भी प्रोसेस आए और सेगमेंट में प्रोसेस डिवाइड हो तो सबसे बड़ा सेगमेंट इतनी साइज का हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी सेगमेंट किस साइज का हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वो डिफाइन करना पड़ेगा, और उस मैक्सिमम साइज के हिसाब से हम डी निकालते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे इस पॉइंट को, ऑफसेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन लार्जेस्ट अलाउड सेगमेंट साइज। तो जो भी सेगमेंट
है लार्जेस्ट सेगमेंट जो भी पॉसिबल है सेगमेंटेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से आप ऑफसेट निकालते हो। पर अगर मान लो आपने किसी एग्जाम्पल में लिया कि लार्जेस्ट सेगमेंट जो अलाउड है उसका साइज है लेट्स से 16 किलोबाइट, 16 किलोबाइट, तो 16 किलोबाइट के हिसाब से डी कितनी बिट का बन सकता है? 14 बिट का। 16 किलोबाइट 2 की पावर 14, 14 बिट का बन सकता है ना? अगर ये 14 बिट का बनेगा डी, क्या जरूरी है कि हर एक प्रोसेस के हर एक लॉजिकल एड्रेस में किसी भी सेगमेंट के लिए, मान लो सेगमेंट नंबर 1 है, तो क्या सेगमेंट नंबर 1 में 16 किलोबाइट के हिसाब से डी लगेगा? डी की जो ऑफसेट की वैल्यू आएगी वो 14 बिट में रहेगी, आई अंडरस्टैंड। 16 बिट में रहेगी, ये सॉरी 14 बिट में 16 किलोबाइट के हिसाब से रहेगी, आई अंडरस्टैंड। बट क्या इस सेगमेंट नंबर 1 में इतनी बाइट्स हैं भी? नहीं है। तो अगर गलती से मान लो सेगमेंट नंबर 1 के लिए, सेगमेंट नंबर 1 के लिए ऑफसेट जो है वो बन गया 500, डी की वैल्यू ऑफसेट आ गई 500। अब देखो आप सेगमेंट नंबर 1 में 300 ही बाइट है टोटल, 300 बाइट है, हाँ 300 ही बाइट है ना, है ना? और ये ऑफसेट जनरेट हो गया 500। अब अगर ऑफसेट ऐसा बन गया जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, किसी दूसरे सेगमेंट में है, बाइट नंबर 500 है किसी दूसरे सेगमेंट में, पर इसमें नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम तो हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम तो होगी, कोई तो प्रॉब्लम होगी। यस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम लिमिट रखते हैं कि जब भी कभी सेगमेंट का ऑफसेट बने तो वो ऑफसेट कभी भी इस लिमिट के ऊपर ना चले जाए, क्योंकि सेगमेंट का जो ऑफसेट बन रहा है इसमें नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा होंगी बेस्ड ऑन मैक्सिमम जो भी साइज रहेगा सेगमेंट का किसी इंप्लीमेंटेशन में। अब किसी प्रोसेस में अगर एक सेगमेंट छोटा है, उसमें ये वाला ऑफसेट का टोटल वैल्यू यूज नहीं हो पा रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे कि ये ऑफसेट इस सेगमेंट के लिए सही है कि नहीं है? इस लिमिट के थ्रू। इसलिए हम लिमिट यहां पे रखते हैं, इसलिए हम यहां पे क्या रखते हैं? लिमिट रखते हैं अलग से। कुछ आइडिया समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, चलो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, यहां पे बड़े इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा। सीपीयू वांट्स लॉजिकल एड्रेस ऐसा कि उसको चाहिए सेगमेंट नंबर 1 का बाइट नंबर 5। सीपीयू को ऐसा लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने बनाया बाइनरी में एक्सेट्रा कि उसको सेगमेंट नंबर 1 का बाइट नंबर 5 चाहिए। अब हमें इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कराने का है। यह है लॉजिकल एड्रेस, सेगमेंट नंबर आया 1, ऑफसेट आया 5, डेसिमल में आया, हमने डेसिमल में लिखा, आएगा बाइनरी में। पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। सेगमेंट नंबर 1 पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या सेगमेंट नंबर 1 में 5वीं बाइट है भी कि नहीं है, बाइट नंबर 5 है कि नहीं। क्यों? हो सकता है ना कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में एक ये बाइट नंबर हो पर दूसरे सेगमेंट में ना हो, क्योंकि सेगमेंट के साइज तो वेरी कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या सेगमेंट नंबर 1 में बाइट नंबर 5 होनी चाहिए। हाँ सर है, 300 तक बाइट है। कंप्यूटर साइंस में नंबरिंग जीरो से स्टार्ट होती है, पता है ना? पता है ना, जीरो से स्टार्ट होती है नंबरिंग।
तो अगर हमारे पास सेगमेंट 1 में 300 बाइट्स हैं, टोटल 300 बाइट्स हैं, तो इन बाइट की नंबरिंग क्या होगी? बाइट नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू 299 रहेगी, है ना? ये रहेगी ना? सेगमेंट नंबर 1 कहां रखा हुआ है जरा देखें। ये रहा सेगमेंट नंबर 1, ये रहा सेगमेंट नंबर 1। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दे लेता हूं। ये है सेगमेंट नंबर 1, इसकी बाइट 0 रखी हुई है एड्रेस 500 पर। उसके नेक्स्ट बाइट नंबर 1 रखी होगी एड्रेस 501 पे। बाइट नंबर 2 रखी होगी 502 पे। बाइट नंबर 3 रखी होगी 503 पे, एंड सो ऑन। कितनी बाइट है इसमें? 300 बाइट है। लास्ट वाली बाइट कौन सी होगी? बाइट नंबर 299। क्यों? 0 से स्टार्ट हुआ है ना नंबरिंग, 0 से स्टार्ट हुआ है ना नंबरिंग। तो क्या आएगा लास्ट वाला एड्रेस? 799 आ जाएगा। 500 से लेके टोटल 300 हो जाएंगे 799 तक। ये है एड्रेसेस अलग अलग बाइट के उस सेगमेंट के। ये पूरे सेगमेंट में 300 बाइट्स रख दी हमने। जी हाँ, 0 नंबर से लेके 299 नंबरिंग, नंबर ऑफ बाइट्स 300 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? बाइट नंबर 5 चाहिए। मुझे अगर बाइट नंबर 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? पहले इस सेगमेंट पे जाऊंगा और पहले ये चेक करूंगा कि व्हाट इज द बेस एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस 500 है। अगर मुझे 500 है, बाइट नंबर 0 चाहिए, तो 500 में मैंने 0 ऐड किया। 500 एड्रेस पे बाइट 0 का एड्रेस मिल गया, एक्चुअल वाला मेन मेमोरी का। अगर मुझे बाइट 1 का एड्रेस चाहिए होता तो 500 में 1 ऐड कर देता, बाइट नंबर 1 का एड्रेस मिल जाता मेन मेमोरी का। अगर मुझे बाइट नंबर 2 चाहिए इस सेगमेंट का, तो उसका एड्रेस कैसे निकलता? 500 में बाइट नंबर 2 2 ऐड कर देता, बाइट 2 का एड्रेस मिल जाता। बाइट नंबर 3 चाहिए तो 500 में 3 ऐड कर देता। मतलब कि अगर मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिए किसी बाइट का, तो मैं क्या करूंगा? इस सेगमेंट नंबर को लेके सर्च करूंगा सेगमेंट टेबल में। मुझे क्या मिलेगा? बेस एड्रेस मिलेगा। बेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस 500। इस 500 में आप ऐड कर दो डी को। डी को 500 में ऐड कर दो। 500 प्लस 5 क्या मिलेगा? 505। ये है भैया फिजिकल एड्रेस किसका? वो कंटेंट का, सेगमेंट नंबर 1 की बाइट नंबर 5 का। सेगमेंट नंबर 1 के बाइट नंबर 5 का आप देख सकते हो। बाइट 4 504 पे रखी होगी, बाइट 5 505 पे रखी होगी। तो सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, उस लॉजिकल एड्रेस से मैं फिजिकल एड्रेस कैसे निकालूंगा? लॉजिकल एड्रेस से एस और डी निकालो। एस को लेके जाओ सेगमेंट टेबल में। सेगमेंट टेबल से आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। उस स्टार्टिंग एड्रेस में आप ऑफसेट डी को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? उस पर्टिकुलर बाइट का एड्रेस मिल जाएगा जो सीपीयू को चाहिए था, जो सीपीयू को चाहिए था, है ना? ठीक है। बट यहां पे सर आपने लिमिट की बात तो बताई नहीं। लिमिट की बात ऐसी है बॉस कि मान लो सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस ऐसा जिसमें सेगमेंट नंबर है 1 और बाइट नंबर है 400, मतलब डी की वैल्यू 400 दे रखी है। अब बात यह है कि हमारे इस मेथड से कि हमें कैसे निकलेगा ये फिजिकल एड्रेस। हम जाएंगे सेगमेंट नंबर 1 से सेगमेंट टेबल पे। इस सेगमेंट टेबल में हमें जो बेस एड्रेस मिलेगा वो मिलेगा 500, है ना? सेगमेंट 1 का बेस एड्रेस है 500। 500 में इस डी को ऐड कर दो तो हमें रिजल्ट आएगा 900। आ गया फिजिकल एड्रेस।
पर सर ये जो सेगमेंट रखा है ना इस प्रोसेस का, ये सेगमेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ एड्रेस 799 तक है। 500 से लेके 799 तक ही ये सेगमेंट है। इसके बाद में कोई दूसरी प्रोसेस का कंटेंट रखा है, इसका नहीं। इसका नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी लिमिटेड है साइज 300 बाइट तक। और आप क्या चाह रहे हो? बाइट नंबर 400 आया अटेम्प्ट करना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो, तो उसका एड्रेस डेफिनेटली वो बनेगा जो हमारे इस सेगमेंट का पार्ट नहीं है। अब बताओ कि क्या ये प्रोसेस का ये जो सेगमेंट जो सिर्फ 500 से लेके 799 एड्रेस तक रखा हुआ है, उसको आप परमिट करोगे दूसरी प्रोसेस का कोई दूसरा सेगमेंट जो यहां रखा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए? नहीं। वही तो प्रोटेक्शन है। वही तो प्रोटेक्शन है मेमोरी का, कि हम इस सेगमेंट को अगर एक्सेस करने को बोलेंगे तो इस प्रोसेस को 799 तक ही एड्रेस तक एक्सेस करने बोलेंगे। तो प्रोटेक्शन लगाने के लिए हम क्या लगाते हैं? ये लिमिट इंफॉर्मेशन रखते हैं कि भाई साहब, अगर आप लोग ने कोई भी सेगमेंट वन का ऑफसेट जनरेट किया तो ये ऑफसेट 300 से कम होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। पहले ये चेक करना पड़ेगा 300 से कम या छोटा। क्यों? क्योंकि आपके पास 300 बाइट्स अगर हैं तो जो ऑफसेट आपका बन सकता है वो 0 से लेके 299 तक बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 0 से लेके 299 तक बन सकता है, 300 भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं? बाइट नंबर 300वां कैसे आएगा अगर 0 से नंबरिंग स्टार्ट हुई है तो? 0 से 299 बस, है ना? इसलिए आप क्या करोगे कि जब आप सेगमेंट टेबल में चेकिंग करने जाते हो कि बेस एड्रेस क्या है और उसको आप डी में ऐड करो यहां पे, उसके पहले आपको एक चेकिंग करनी पड़ेगी कि जो सीपीयू ने जनरेट किया है डी वैल्यू वो लिमिट से छोटा हो, ताकि हमेशा जो फिजिकल एड्रेस जनरेट हो वो वही हो जो इसी सेगमेंट का पार्ट है, किसी दूसरी प्रोसेस के सेगमेंट में ना घुस जाए हम। ये प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो हम यहां पे समझेंगे। देखिए जरा, जब सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, सीपीयू ने जब एड्रेस जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस एस और डी निकला। ठीक है, पहले हम जाएंगे इस डी को लेके और ये डी लिमिट से कंपेयर कराएंगे कि ये छोटा होना चाहिए। लिमिट से अगर छोटा है तो आगे बढ़ेंगे और ये जो एस से हमने सर्च किया था टेबल में, उसके बेस में, उसी सेगमेंट टेबल के सेगमेंट की एंट्री के लिए बेस में हम डी को ऐड करा के फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं। बट अगर नहीं हो पाया, मान लो किसी गलती की वजह से डी की वैल्यू छोटी नहीं है किसके, लिमिट के कंपैरिजन में, जैसे कि ये एग्जाम्पल था कि हमारा जो डी था 400 वो 300 से छोटा नहीं था, तो उस केस में आप ऐसा एक एड्रेस जनरेट कर दोगे जो एड्रेस आपके लिमिट के बाहर है, आप एक्सेस नहीं करोगे। तो इस केस में एक एड्रेसिंग एरर जनरेट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जिसे आप सेगमेंटेशन फॉल्ट या सेगमेंट फॉल्ट भी कहते हैं। आई बात समझ में अब लिमिट की, कि ये लिमिट जो है क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने ये जो डी की नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड की है ना, वो सबसे बड़े सेगमेंट की साइज के हिसाब से डिसाइड की है कि कितनी बिट डी में जानी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, कि टोटल लॉजिकल एड्रेस की कितनी बिट डी में जाएगी, कितनी एस में जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डी में नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड करेंगे। पर अगर नंबर ऑफ बिट्स लार्जेस्ट सेगमेंट के लिए हमने डिसाइड की और किसी गलती की वजह से हमारा डी ऐसा जनरेट हो गया जो कि किसी छोटे सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगी। ये एक इंटरनल इंटरप्ट जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, जो ओएस सॉल्व करके दे देगा।
प्रोसेस की एक लॉजिकल यूनिट एक ही सेगमेंट में रहना ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा सेगमेंट बनाया जाए ताकि एक लॉजिकल पार्ट एक जगह रहे। अगर उस लॉजिकल पार्ट को एक सेगमेंट में नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो आधे आधे में डिवाइड करेंगे या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेगमेंटेशन फॉल्ट का कुछ रियल कंप्यूटर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जब कभी आप एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हो जो आपको अलोकेटेड नहीं है, तो आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट आती है। बहुत बार प्रोग्रामिंग में आपको ऐसी एरर देखने को मिलेगी। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिजिकल एड्रेस निकालो जरा। हमारे पास यही सेम एग्जाम्पल है। 200, 2000, 500, 5000, तीन सेगमेंट है, 0, 1, 2। सेगमेंट टेबल का लिमिट और बेस दे रखा है। मैं क्विकली लिख देता हूं। बना देता हूं सेगमेंट टेबल आपके सामने। निकालो फिजिकल एड्रेस। एक सिंगल आंसर लिखो। चार ऑप्शंस हैं, चारों के लिए कॉमा सेपरेटेड आंसर बता दो। आया। चलिए सेगमेंट नंबर 2 में सबसे पहले हम देखते हैं कि 856D हो सकता है। बिल्कुल, लिमिट से छोटा है, 856 हो सकता है। तो फिजिकल एड्रेस कैसे निकालेंगे? फिजिकल एड्रेस के लिए बेस एड्रेस जो है 5000, उसमें डी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5856। फर्स्ट वन, फर्स्ट के लिए 256 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम यहां पे 500 में 256 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 756। 480, जीरो में 480 पॉसिबल है 500 से छोटा ही है।
तो 2000 में 480 ऐड करो, आ जाएगा ये 2480। लास्ट वाला सेकंड 952 पॉसिबल है? नहीं है सर। आप आपके सेगमेंट नंबर 2 में लिमिट है 900 की, और यहां पे आपने बड़ा वाला नंबर लिखा हुआ है, डी इज नॉट लेसर देन लिमिट, तो यहां पे सेगमेंटेशन एरर या फॉल्ट आ जाएगा, सेगमेंट फॉल्ट आ जाएगा लास्ट वाले में। निकल गया? कैसे निकालते हैं? ये क्वेश्चन सॉल्व करो। टेन डिजिट्स आते ही मोबाइल नंबर समझता है, ये बग है या फीचर? बग है। क्योंकि हर एक 10 डिजिट फोन नंबर नहीं हो सकता, डी एंड लिमिट इक्वल नहीं हो सकते, नहीं। ओह अच्छा, यहां पे 10 डिजिट अगर आप डाल रहे हो तो ये फिर फीचर है बेटा, फीचर है, फीचर, ताकि कोई फोन नंबर अपना पेस्ट ना कर पाए। मैक्सिमम सेगमेंट का साइज है 16 किलोबाइट का। 16 किलोबाइट इज 16 इज 2 पावर 4, किलो इज 2 पावर 10, 2 पावर 14 बाइट। तो यहां से डी निकलेगा मैक्सिमम सेगमेंट साइज के हिसाब से 14 बिट का। नंबर ऑफ सेगमेंट 2 की पावर 10 है, तो सेगमेंट में नंबरिंग जो लगेगी 10 बिट लगेगी। आपका लॉजिकल एड्रेस कितनी बिट का होगा? लॉजिकल एड्रेस बनेगा एस एंड डी का 14 और 10, 24 बिट का। इजी है। चलिए, अब सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि जब आप सेगमेंट्स रखने गए अलग अलग जगह पे, तो हो सकता है कि बीच में जो होल्स बचे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, एक बड़ा सेगमेंट आया, अब मैं वो बड़े सेगमेंट को रख नहीं पा रहा हूं, एक साथ ही रखना पड़ेगा। एक सेगमेंट तो एटलीस्ट एक साथ रखना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस नहीं भी रखोगे तो सेगमेंट तो एक साथ रखोगे। हो सकता है एक सेगमेंट को आप यहां इनमें से कहीं भी नहीं रख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जगह एक साथ नहीं है, तो यहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है। यस, पॉसिबल है। सेगमेंटेशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो इतना आज के लिए। कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्चुअल मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करिएगा। इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा। लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड जो कि क्वेश्चन बनते हैं गेट में, वो आपको कल से सीखने मिलेगा। तो बिल्कुल भी बंक मत करना, कल की क्लास अटेंड करिएगा 10:30 बजे सुबह, है ना। एक चीज और है, आपके कुछ टॉपिक्स थोड़े से स्लो चल रहे हैं, उसकी वजह से एक टेस्ट जो इस संडे को होने वाला है, उस टेस्ट को हम री वेरीफाई करेंगे एक बार कि वो टेस्ट इस बार इस संडे को आपको मिलेगा या नहीं। क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, और जो टेस्ट ऑलरेडी आपको पिछले संडे दिया गया था, उस संडे में शायद सेगमेंटेशन तक का पार्ट मैंने कवर किया हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है? प्रेसिडेंस ग्राफ बेटा ये होता है कि कौन सी प्रोसेस किस सीक्वेंस में रन होनी चाहिए, ये बताता है कि किसका प्रेसिडेंस पहले, वो पहले रन हो, जिसका बाद में वो बाद में रन हो। जैसे कि हमने सीमा फोर में एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं बताया था कि पहले P1 रन करे और उसके बाद P2 और P3 रन करे, फिर P2 और P3 दोनों खत्म हो तो P4 रन करे। ऐसा, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। ये सीक्वेंस बताता है कि कौन सी प्रोसेस को किस सीक्वेंस में रन करना है। कल मेंटरशिप सेशन होना चाहिए। आपको मैं एक बार और फिर से नोटिफिकेशन डलवा दूंगा कि मेंटरशिप सेशन का टाइमिंग एटसेट्रा क्या रहेगा, है ना। क्लासेस करूं, 10 जून से एग्जाम है बेटा, फिर आपके एग्जाम का ही पढ़ो। पुराना वाला टेस्ट अब दे सकते हैं, बिल्कुल पुराना वाला टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। इन्फिनिटी वालों के लिए होना तो चाहिए कल मेंटरशिप सेशन। मैं आपको नोटिफिकेशन एक बार और डलवाता हूं, ताकि आपको मेंटरशिप सेशन का आइडिया लगे। आपकी बैच में नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।